let it bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम 6th क्लास की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री की है उसके पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। अध्याय 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। इस टाइटल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे बारीकी में, डीपली। तो आइए पढ़ते हैं इस सवाल का जवाब पाने के लिए। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं रशीदा के सवाल से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे अध्याय को समझने के लिए। रशीदा का क्या सवाल है, तो आइए जानते हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी यानी हेडलाइन पर पड़ी। 100 साल पहले। 100 साल पहले क्या हुआ था, ये जानने के लिए उसके मन में इच्छा पैदा हुई, जिज्ञासा आई, उसके मन में चाह पैदा हुई। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले आखिर हुआ क्या था। तो आइए पता लगाते हैं कि ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि हुआ क्या था। कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल हुआ क्या था, कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये एक तरह के जरिए हम कह सकते हैं कि रेडियो, टेलीविजन और अखबार के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कल हुआ क्या था, क्योंकि ये हमें उस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। हम किसी ऐसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसे उस समय के बारे में याद हो कि उस समय हुआ क्या था, वो भी हमें बता सकता है। तो हम कह सकते हैं एक जरिया ये भी हो गया जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हुआ क्या था पहले। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, बहुत पहले, ये कैसे जाना जा सकता है? बहुत समय पहले हुआ क्या था, इसे जानने के लिए हम इतिहास गंभीर रूप से पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि बहुत समय पहले हुआ क्या था। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? आगे पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ। जैसे ही हम इतिहास की गंभीर पढ़ाई करेंगे, यानी कि डीप जाएंगे उसमें, तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि अतीत के बारे में, अतीत के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों यानी कि जो पशुओं को पालते हैं, कृषकों यानी किसान, शासकों यानी राजाओं, व्यापारियों यानी बिजनेसमैन और पुरोहितों यानी हम कह सकते हैं ब्राह्मणों, शिल्पकारों जो मूर्ति कला में प्रसिद्ध होते हैं, कलाकारों जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि कोई संगीतकार है वो भी एक तरह का कलाकार ही है, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं अतीत के बारे में पढ़कर। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आगे हम पढ़ते हैं इस सवाल का जवाब पाने के लिए कि कौन से, या फिर क्या, या कब, और फिर कहां, कैसे। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम पढ़ते हैं लोग कहां रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अपनी एनसीईआरटी में आप सब पृष्ठ 2 खोल सकते हैं, जहां पर मानचित्र 1 है, उसमें नर्मदा नदी का पता लगाएं। पता लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मानचित्र 1 और पृष्ठ 2। यहां पर अब हम आएंगे मध्य भारत में। भारत का मध्य क्षेत्र आ गया, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये रही नर्मदा नदी।
ये भारत के हम अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पड़ सकती है नर्मदा नदी, जो हम पृष्ठ 2 पर मानचित्र 1 में देख रहे हैं। इसके बारे में क्या विशेष है, आइए जानते हैं। इसके बारे में विशेष ये है कि कई लाख वर्ष पहले, यानी कि बहुत समय पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। इसमें क्या खास बात है कि यहां पर ही रह रहे हैं। एक तो ये नदी है, नदी के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ होता है, जो उस जगह को खुशहाल और समृद्ध बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है हम सबको। अगर नदी के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ होगा तो वहां पर हम अधिक और वैरायटी वाली फसल, यानी कि अलग अलग फसलों की पैदावार कर सकते हैं। अगर पैदावार ज्यादा होगी तो हम व्यापार भी कर सकते हैं या अपना कुछ स्टार्टअप टाइप चीज शुरू कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। और वहां तक कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही कई नदियों पर ज्यादातर पुराने समयों में नगर इसलिए बसते थे क्योंकि नदियों से उन्हें बहुत कुछ मिलता था, जिससे ही नगर बस सकते थे। कुशल संग्राहक यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना। वे जानवरों का अखेट यानी शिकार भी करते थे। अपना खाना खाने के लिए, खाने की तलाश में कह सकते हैं एक तरह से, वे जड़ें खाते थे पेड़ों की या पौधों की, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करते थे, यानी अखेट यानी शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। पता लगाते हैं कि इसके बारे में क्या विशेष बात है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, फिर से आ जाते हैं पृष्ठ 2 पर। मानचित्र 1 में उत्तर ये है, पश्चिम ये है और ये आ गया उत्तर पश्चिम। यहां देख सकते हैं ये है सुलेमान और ये है किरथर। ये सुलेमान की और ये किरथर की पहाड़ियां हैं। हम अंदाजा लगाकर कह सकते हैं कि लगभग ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाती हैं आज के युग में अगर देखा जाए तो। इसके बारे में विशेषता क्या है तो हम पता लगाते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था, तो हम कह सकते हैं इसको पढ़कर कि एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में, जो कि क्लास 6 का है, हिस्ट्री की बुक में पृष्ठ 2 पर मानचित्र 1 में साफ साफ बताया गया है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना पहली बार आरंभ किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में अब गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए पता लगाते हैं। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। जैसा कि आपको पता है ये उत्तर है, ये पूर्व है, और उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां ये रही। और अब आ जाते हैं मध्य में, जहां हमने, आपको पता ही है कि नर्मदा नदी डोंडी थी, उसके ठीक उत्तर में ही विंध्य पहाड़ियां हमें मिल जाती हैं। अब इसके बारे में कैसी क्या खास बात है, आइए पता लगाते हैं। इसके बारे में खास बात क्या है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास हुआ था उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, जो हमने पृष्ठ 2 पर मानचित्र 1 में देखा है। यहां पर कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वे स्थान
विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य कहाँ है अभी हमने देखा है, चलो ये है विंध्य जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में है, और विंध्य के उत्तर वाले क्षेत्र में पहली बार चावल उगाए गए थे। आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए मानचित्र 1, जिसमें हमने इतनी जगह को ढूंढा है, इसके बारे में हमें बताया गया है। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, ये दक्षिण एशिया का एक तरह से मैप था, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस मैप को देखकर कि ये आधुनिक यानी प्रेजेंट भारत का मैप नहीं है। प्रेजेंट भारत का मैप इससे बहुत अलग है। इसमें जो हमने पढ़ा कि ये मैप इन क्षेत्रों से मिलकर बना है, अकेले भारत का मैप ये नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और यही एक मेन यानी कि जरूरी बात है जिससे हम कह सकते हैं कि इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है, इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अब हम वापस आ जाते हैं पृष्ठ 2 पर। मानचित्र 1 में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, ये रही सिंधु नदी। जब हमने सुलेमान और किर्था देखा था, उसके ठीक इधर वाले क्षेत्र में ये रही सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां क्या होती हैं? जो मान लीजिए एक नदी है ए और 3 नदियां हैं बी, सी और डी, और ए नदी जो है वो मेन है, उसकी शाखाएं हैं बी, सी और डी नदी, और ए नदी का पानी बी, सी और डी नदी ही आगे लेके जाएंगी। यानी ए नदी बी, सी और डी में डिवाइड होके आगे जाएगी, तो उसमें बी, सी और डी ए नदी की हम कह सकते हैं सहायक नदियां हो गई। यहां पर ए नदी वो सिंधु नदी है और ये डिवाइड हो रही है 5 नदियों में, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी। ये 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनमें से 3 नदियां हैं पाकिस्तान में, और सतलुज और व्यास नदी जो है वो आती है पंजाब में। रावी, झेलम और चिनाब है, ये तीनों नदियां पाकिस्तान में आती हैं आज के युग में। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां 5 हैं। देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जैसा कि आपको पता है कि नदियों के किनारे ही आरंभिक नगर क्यों फले फूलते थे, इसका जवाब मुझे फिर से आप कमेंट में रिपीट करके बताइएगा कि क्या ऐसा कारण था कि वहीं पर नगर फले फूलते थे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बताइएगा इसका जवाब। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये था गाइस आज के लिए पार्ट 1 का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो 2 हैं कि आप एक तो ये बताइए कि अब पिछले समय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 2 और स्रोत क्या हैं, उन 4 के अलावा जो हमने ऊपर पढ़े थे। आप बैक करके वीडियो फिर से देख सकते हैं। और दूसरा ये है क्वेश्चन मेरा जो आपने कमेंट में बताना है कि नदियों के किनारे ही क्यों बसते थे, यानी कि फल फूलते क्यों थे बड़े बड़े समृद्ध और आरंभिक नगर। नदियों में ऐसा क्या है कि वहीं पर उनकी शुरुआत होती थी। ये 2 क्वेश्चन को आपने कमेंट में एक्सप्लेन करना है, आंसर देना है, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। पार्ट 1 था ये लेक्चर, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन करें
ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्द ही मिलती रहे अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू गाइस।